एक रात करीब आधी रात में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नीचे वाले कमरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहा हो। मैंने कंबल से मुंह बाहर निकाल के उस आवाज को गौर से सुना। हाँ, सच में कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गांव की एक बेहद ही डरावनी और सच्ची घटना। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। मेरी स्कूल की छुट्टियां थी तो मैं देहरादून से हिमाचल अपनी छुट्टियां बिताने गई हुई थी। मेरी नानी हिमाचल में मेरे मामा के साथ रहती थी। मेरे मामा को बचपन में पोलियो हो गया था, इसलिए उनके पैर बिल्कुल खराब थे। वो चल फिर नहीं सकते थे और दिमागी रूप से भी मेरे मामा जी थोड़े एबनॉर्मल थे। हमने कई बार उन्हें देहरादून हमारे साथ आकर रहने के लिए कहा, मगर नानी ने अपने घर को छोड़ने के लिए साफ मना कर दिया और बोली कि गांव के हवा पानी की वजह से ही वो जिंदा है। शहर के भीड़ भाड़ में उससे रहा नहीं जाएगा, जो कि सही बात थी। खैर, हम ही हर छुट्टी में नानी से मिलने पहुंच जाते थे। 2008 की बात है। मैं उस वक्त 13 साल की थी। हमेशा की तरह मैं नानी के घर आई हुई थी। मेरी नानी का घर 2 मंजिला था और मैं सबसे ऊपर वाले कमरे में रहती थी। एक रात मैं कमरे में अकेली सोई हुई थी। मेरी मम्मी नीचे वाले कमरे में नानी के साथ सोई हुई थी। मेरे मामा जिन्हें पोलियो था, वो भी उसी कमरे में अपने बिस्तर पर पड़े रहते थे। एक रात करीब आधी रात में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नीचे वाले कमरे से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहा हो। मैंने कंबल से मुंह बाहर निकाल के उस आवाज को गौर से सुना। हाँ, सच में कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। सीढ़ियां लकड़ी की बनी हुई थी, इसलिए वजन पड़ते ही वो लकड़ियां आवाज करने लगती। मगर वो आवाज ऐसी नहीं थी जैसे कोई नॉर्मल आदमी उसमें चढ़ रहा हो, बल्कि ऐसी आवाज थी जैसे कोई बड़ी मुश्किल से उन सीढ़ियों में चढ़ रहा हो, रुक रुक कर। मैं जानती थी कि वो मम्मी या नानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आती तो मुझे आवाज देते हुए आती, ऐसे खामोशी से नहीं आती। और वो मेरे मामा जी नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेरे मामा जी चल फिर नहीं सकते थे। वो कदमों की आवाज एकदम मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। साथ ही अजीब सी भारी भारी सांसों की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई बहुत बीमार हो। मैं सांस रोककर अपने बिस्तर पर लेटी रही। मैंने हिलने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर मैं जरा सी भी हिलती तो मेरा फोल्डिंग बेड आवाज करने लगता और बाहर जो भी था उसका ध्यान मेरी तरफ आ जाता। लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे आवाज करता हुआ खुलने लगा और मैं धीमे धीमे खुद को कंबल से ढकने लगी, मानो जैसे वो कंबल मुझे बाहर खड़े उस खतरे से बचा लेगा। मगर कंबल से खुद को ढकने के प्रोसेस में मेरा फोल्डिंग बेड हिल गया और उसकी आवाज से बाहर खड़ा वो जो भी था वो सतर्क हो गया। तभी मेरे कमरे का दरवाजा भड़ाक से एक झटके में खुल गया। मेरे कमरे में एक नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने उसी की रोशनी में दरवाजे में उसे खड़े देखा। वो मेरे मामा जी थे, मगर वो अजीब तरह से खड़े थे। पहले तो मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी कि मामा जी खड़े कैसे हुए। दूसरी बात जिसने मुझे डरा कर रखा हुआ था वो ये कि मामा जी की आंखें एकदम सफेद थी, हाथ घुटने से नीचे तक लंबे थे और पैर आड़े टेढ़े मुड़े हुए थे। मैंने मामा जी को हमेशा बिस्तर में पड़े हुए देखा था, मगर इस तरह से खड़े देखना मेरे लिए रूह कपा देने वाला मंजर था। मैं सिर्फ 13 साल की थी, मगर मेरे अंदर खुद पर काबू पाने की अच्छी क्षमता थी। मैं अपने डर पर काबू पाकर चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। मेरे मामा जी, जो असल में मेरे मामा थे भी नहीं, बल्कि वो कोई शैतान था, वो कमरे के अंदर घुसा और हवा में कुछ सूंघते हुए इधर उधर मुंह घुमाने लगा। तभी घर के बाहर आंगन से एक आवाज आई, मानो जैसे कोई लाठी को जोर जोर से जमीन में मार रहा हो।
उस आवाज को सुनकर वो शैतान मेरे कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे भागते हुए सीधा आंगन में चला गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर मेरी नानी हाथ में डंडा लिए खड़ी थी और वो शैतान मेरी नानी के सामने किसी बच्चे के जैसे चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद मेरी नानी ने जमीन में एक पुरानी सी मैली कुचली चादर बिछाई और फिर से जमीन में डंडा मारा। वो शैतान चुपचाप डरते डरते सिकुड़कर उस चादर पर लेट गया, बिल्कुल मेरे मामा जी की तरह। फिर मेरी नानी ने उस चादर के चारों कोनों को पकड़कर एक गठरी बना ली। वो शैतान उस गठरी के अंदर बंद हो गया। मेरी नानी ने उस गठरी को अपने कंधे में लटकाया और फिर उन्होंने एक झटके से मुड़कर खिड़की की तरफ देखा, उसी खिड़की की तरफ जिसके पीछे मैं खड़ी थी। मैं तुरंत खिड़की से पीछे हटी और फिर मैंने पर्दे के पीछे से ही देखा। मेरी नानी कंधे में गठरी टांग के जंगल की तरफ चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैंने खुद को पिंच किया, खुद के गाल पे थप्पड़ मारा और तब मुझे पता चला कि वो हकीकत है, कोई सपना नहीं। मुझे डर लगने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और डरते डरते सीढ़ियों से नीचे गई। मैंने अपनी नानी वाले कमरे में झांक कर देखा। मेरी नानी अपने बिस्तर पर नहीं थी। मेरे अपाहिज मामा भी अपने बिस्तर पर नहीं थे, मगर मम्मी अपने बिस्तर पर चैन से सो रही थी। मैं चुपचाप दबे कदम अपनी माँ के बेड के पास गई और मम्मी को जगाया, मगर मम्मी इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मेरे जोर से हिलाने पर भी वो जागी नहीं। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं चुपचाप से मम्मी के बेड के नीचे छुप गई, क्योंकि मैंने नानी को कमरे में दाखिल होते हुए देख लिया था। मामा जी भी बड़े अजीब ढंग से चलते हुए अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। नानी मामा जी से बोली, अब चुपचाप से सो जा, बाहर मत निकलना, ऊपर कमरे में मत जाना, तेरी बहन की बेटी है वो, उसे कुछ मत करना। बेड के नीचे छुपे छुपे मैंने अपनी नानी की ये बात सुनी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी कि वो मेरे कमरे में जो शैतान था वो असली में मेरे मामा जी ही थे। मेरी धड़कनें तेज थी और सांसों में घबराहट। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि मैं बेड के नीचे छिपी हुई हूं और उनकी सारी बातें सुन चुकी हूं। कुछ देर तक मैं अपने डर पर काबू पाते हुए बेड के नीचे ही छिपी रही, मगर तभी अचानक मेरी नानी ने बेड के नीचे झांका और अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? डर मत, बाहर आ जा। फिर नानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड के नीचे से बाहर खींच लिया। मेरी माँ अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने माँ को आवाज दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ सोती रही और मैं रोती रही। मेरी नानी ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, डर मत बेटा, ये तेरा मामा अपाहिज जरूर है, मगर ये कभी कभी नींद में चलने लगता है। पहले कभी इसे ये बीमारी नहीं थी, मगर ना जाने कैसे अब ये ऐसा करता है। कभी कभी तो ये चलते हुए पूरे गांव का चक्कर लगा लेता है। ये तुझे कोई और समझ रहा था और तेरे कमरे तक आ गया। तू फिक्र मत कर, ये तुझे कुछ नहीं करेगा। मैं नानी की बात पूरे ध्यान से सुन रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे जो मैंने नानी से नहीं पूछे। मैं ये कोशिश कर रही थी कि नानी समझ जाए कि मैं उनकी बात पर यकीन कर चुकी हूँ। मुझे तो वो मेरी नानी भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और हो। मैं नानी के कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में आ गई और दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया। मैं अब सुबह होने का इंतजार करने लगी। मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचती रही कि नानी ने मेरे मामा जी को चादर में लपेटकर गठरी बनाकर पीठ में कैसे टांग लिया और फिर वो उन्हें जंगल में कहाँ लेकर चली गई थी। मेरे मामा जी को पोलियो था, वो ठीक से चल नहीं सकते थे। फिर वो ऊपर मेरे कमरे तक सीढ़ी चढ़कर कैसे आ गए और आखिर वो आए ही क्यों थे? नानी ने मामा जी से ये क्यों कहा कि वो मुझे कुछ ना करे?
इन्हीं सारे सवालों में उलझे हुए कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला, और जब सुबह मेरी आंख खुली तब घर में कोहराम मचा हुआ था। नानी और मामा जी का कहीं कोई अता पता नहीं था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें बाग ले गया है, कुछ बोल रहे थे कि वो पहाड़ से नीचे नदी में गिरकर मर गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ से पूछा। माँ ने बताया कि नानी और मामा जी सुबह से गायब हैं। नानी रोज सुबह मामा जी को सैर पर लेकर जाती थी, पर आज वो दोनों वापस नहीं आए। सब जगह ढूंढ लिया मगर वो कहीं नहीं मिले। मैं माँ को पिछली रात की घटना के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी दो आदमी भागते हुए कमरे में आए और बोले कि नानी और मामा जी की लाश पहाड़ के नीचे खाई में पड़ी हुई है। पुलिस आई और उनकी लाशों को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों की मौत पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से हुई है और उनकी मौत रात में 11-12 बजे के बीच हुई है। ये बात सुनकर मुझे एक झटका लगा, क्योंकि पिछली रात जब मैंने उन दोनों को देखा था तब रात का 1 बज रहा था। पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि नानी के दोनों गुर्दे पूरी तरह से खराब हो चुके थे। शरीर के अंदर एक बड़ा ट्यूमर भी था। नानी जल्द ही मरने वाली थी। गांव में ये बात फैल गई कि नानी ने ही मामा जी को पहाड़ से नीचे धक्का देकर मारा है और खुद भी पहाड़ से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि नानी जानती थी कि उनके मरने के बाद मामा जी की कोई उस तरह से देख रेख नहीं कर पाएगा जैसे नानी खुद करती थी। अब मुझे सब समझ आ गया था। जिन्हें मैंने देखा था वो नानी और मामा जी का भूत था। मामा जी मुझे देखने मुझसे मिलने आए थे, पर तभी नानी ने मामा जी को घर से बाहर बुलाकर एक चादर में लपेटा और कंधे में टांग कर वहां से चली गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं डर रही हूं तो उन्होंने वापस आकर मुझे शांत किया और मुझे वापस मेरे कमरे में भेज दिया। उनका इरादा मुझे डराना नहीं था, लेकिन उस घटना से मुझे एक माँ का दिल समझ आ गया कि अपाहिज बेटे की देख रेख एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। नानी ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि वो किसी पर बोझ ना बने और ना ही लोग उसे दुत्कार से घृणा से देखें। माँ का दिल भगवान के दिल के समान होता है। अगर ये बात सच्ची है तो कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम कमला है और ये सन 1994 की बात है। मैं तब गढ़वाल के चमोली जिले के एक छोटे से गांव में रहती थी। असल में वो मेरा ससुराल था। मेरी शादी को तब तक 3 साल हो चुके थे, मगर मेरा कोई बच्चा नहीं था। मेरी सास रोज ताने मारा करती थी कि बच्चा नहीं हो रहा, खानदान को वारिस नहीं दे सकती। इन्हीं रोज रोज के तानों से परेशान होकर एक दिन मैं घर से भाग गई और जंगल में जाकर छुप गई। मेरे ससुराल के पीछे एक घना जंगल था। मैं पहले कभी उस जंगल में नहीं गई थी, लेकिन उस दिन अपने ससुराल वालों को मजा चखाने के लिए मैं उस जंगल में चली गई और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो जंगल भूतिया था। ये मैंने पहले भी सुना था मगर मैं यकीन नहीं करती थी। मगर उस दिन मेरे साथ जो घटा उसके बाद तो मैं पक्के यकीन के साथ कह सकती हूं कि वो जंगल भूतिया है। मैं जब जंगल में घुसी तब तक सब कुछ ठीक था। मैं एक पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर बैठ गई। तभी मुझे कुछ दूरी से किसी औरत की दबी हुई रोने की आवाज आई। मैंने पलट के उस तरफ देखा जिधर से वो आवाज आ रही थी। मैंने देखा एक औरत एक पेड़ का चक्कर लगा रही थी और धीमे धीमे रो रही थी। उस औरत ने एक धोती पहनी हुई थी जैसे गांव की औरतें पहनती हैं, बिल्कुल वैसी ही। उसकी उम्र करीब 25 के आसपास रही होगी। उसकी कमर में रस्सी बंधी हुई थी और हाथ में एक गंडा सा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो जंगल में लकड़ी काटने आई हो। पर मैं हैरान थी कि अगर ये लकड़ी काटने आई है तो फिर ये पेड़ के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रही है, सीधे पेड़ में चढ़कर लकड़ी क्यों नहीं काट रही। वो उस गांव की औरत नहीं थी। मैं 3 साल से उस गांव में थी, लेकिन मैंने पहले कभी उस औरत को वहां नहीं देखा था। एकाएक वो औरत रुकी
और सिर उठाकर पेड़ की चोटी की तरफ देखने लगी और बस कुछ देर तक उसी तरह खड़ी रही। मुझे लगा वो कुछ तो हरकत करेगी, मगर वो उसी तरह खड़ी रही, बिना हिले डुले। मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उसे ये सब करता हुआ देख रहा है। तभी एकाएक वो औरत उस पेड़ को देखकर रोने लगी। अजीब ढंग से रोते हुए वो उस पेड़ के तने पर अपना सिर मारने लगी और यहां पर मैंने उसे आवाज देने की गलती कर दी। मैंने कहा, क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो? मेरी आवाज सुनते ही उस औरत ने एक झटके से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। पेड़ के तने पर सिर मारने की वजह से उसका माथा अंदर को घुसा हुआ सा, पिचका हुआ सा दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बेहद भयानक दिखाई दे रहा था। मगर उसके माथे पर कोई घाव नहीं था, ना ही खून। वो मेरी तरफ देखती रही। उसकी एक आंख की पुतली ऊपर नीचे दाएं बाएं होती जा रही थी, बहुत ही तेजी से, मगर उसकी दूसरी आंख ठीक मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। ये सब दिन के उजाले में हो रहा था। एकाएक वो औरत चीखते हुए, भागते हुए मेरी तरफ आई। मैं भी चीखते हुए जंगल से बाहर की तरफ भागी। भागते भागते मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं ढलान में लुढ़कते हुए उस जंगल की बाउंड्री वॉल पर पहुंची। मेरी चीख सुनकर मेरा पति मुझे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा था। उसने मुझे डांटा कि मैं उस जंगल में क्यों आई, मुझे वहां नहीं आना चाहिए था। मैंने पलटकर जंगल की तरफ देखा, वो औरत अब वहां नहीं थी। उसके बाद मेरा पति मुझे घर ले आया। मैंने उसे उस जंगल की उस औरत के बारे में बताया। वो मेरी बात को ऐसे सुन रहा था जैसे उसे भी उस औरत के बारे में मालूम हो। वो उस औरत की कहानी जानता था। तब उसने मुझे बताना शुरू किया। बहुत साल पहले उस गांव में एक औरत थी। वो एक दिन उस जंगल में लकड़ियां काटने गई। वो अपने 3 साल के बेटे को भी अपने साथ उस जंगल में लेकर गई थी। जब वो लकड़ियां बीन रही थी, तब उसका बेटा एक पेड़ के पास बैठकर खेल रहा था। खेलते खेलते वो बच्चा उस पेड़ के ऊपर चोटी की तरफ देखते हुए रोने लग गया और जिद करने लगा। उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या हुआ, रो क्यों रहा है? तब उसके बेटे ने पेड़ के ऊपर चोटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे वो चाहिए। उसकी मां ने ऊपर पेड़ की तरफ देखा। वहां पर एक स्यूता लगा हुआ था। स्यूता चीड़ के पेड़ में लगने वाले फल को कहते हैं, जिसके अंदर से पाइन नट्स या चिलगोजा निकलता है। बच्चे ने उसे खाने की जिद की। उस मां के लिए उस पेड़ को चढ़ पाना मुश्किल था। उसने कैसे तो करके अपने कमर से रस्सी खोलकर उस पेड़ की सबसे नीचे वाली एक टहनी की तरफ उछाली और रस्सी उस टहनी से उलझकर कस गई। फिर वो औरत उस रस्सी के सहारे उस पेड़ में चढ़ी। उसके बाद ऊपर की टहनियों पर चढ़ना आसान था, इसलिए उस औरत ने रस्सी का छल्ला बनाकर अपने गले में डाल लिया और पेड़ में चढ़ते हुए सबसे ऊपर की टहनी तक पहुंच गई। वहां 2 बड़े बड़े स्यूते लटके हुए थे, वही चीड़ के फल। उस औरत ने वो फल तोड़कर नीचे गिरा दिए। उसका बच्चा उन्हें पाकर बहुत खुश हुआ और अपनी मां को नीचे उतरने को बोलने लगा। उसकी मां बोली, रुक जा, आती हूं, थोड़ा रुक। तभी वो जिस टहनी के ऊपर खड़ी थी, वो टहनी टूट गई और वो औरत गिर गई। उसके गले की रस्सी एक दूसरी टहनी से उलझ गई और वो रस्सी उस औरत की गर्दन पर कस गई। वो औरत छटपटाने लगी। उसका गला उस रस्सी में कसने लगा। वो बहुत जोर जोर से अपने पैर छटपटाने लगी और तभी वो टहनी भी टूट गई जिसमें उसके गले की रस्सी उलझी हुई थी। वो औरत उस टहनी समेत धड़ाम से नीचे आ गिरी। नीचे गिरते ही उसका माथा एक पत्थर पर लगा और उसके बाद वो औरत नहीं उठी। बच्चा रोता बिलखता अपनी मां को उठाने लगा, मगर वो औरत मर चुकी थी। 3 साल का वो बच्चा रोता हुआ कैसे तो करके वापस अपने घर पहुंचा। तब घर के बाकी लोग उस जंगल में गए। वहां वो औरत उन्हें मरी हुई मिली। कहते हैं तब से उस औरत का भूत उस जंगल में भटकता है। कई लोगों ने उस औरत को उसी पेड़ के पास रोते हुए, चक्कर लगाते हुए देखा है। वो 3 साल का बच्चा आज 60 साल का हो चुका है। अपनी मां की मौत की कहानी उसी ने सबको बताई
कि कैसे एक फल को खाने की उसकी एक जिद ने उसकी मां को उससे छीन लिया। ये 1998 की सर्दियों की बात है। मैं उस वक्त 13-14 साल का था। मेरे स्कूल की छुट्टियां थी तो मैं अपने गांव गया था। मेरे गांव में मेरे 2 बड़े भाई रहते थे दादी के साथ, और मैं हल्द्वानी में मम्मी पापा के साथ रहता था, और छुट्टियों में ही मैं अपने गांव जा पाता था। उस वक्त हमारे गांव वाले घर में टीवी नहीं था। मेरे दोनों बड़े भाई टीवी देखने के लिए गांव में ही एक मामा जी के घर जाया करते थे और रात आधी रात में ही वापस आते थे। मैं जिद करता था साथ जाने के लिए, मगर मेरे बड़े भाई मुझे नहीं ले जाते थे। फिर एक दिन गांव के सभी लड़कों ने पैसे मिला के किराए में वीसीआर लाने का प्रोग्राम बनाया। गांव में वीसीआर लाया गया और 3 फिल्मों की कैसेट भी लाई गई, जिसमें थी कुछ कुछ होता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और दूल्हे राजा। वीसीआर लगाया गया था हमारे गांव के प्राइमरी पाठशाला के मास्टर जी के घर पर। वही हमारे मामा भी लगते थे। उनके घर पर ओनिडा का एक बड़ा कलर टीवी था। उनका घर हमारे घर से काफी दूर था, मगर उनके घर तक जाने के लिए हमें कई सीढ़ी नुमा खेत उतरने पड़ते थे। एक छोटी नदी और खेतों के बीच बनी पगडंडी और एक आम का बगीचा क्रॉस करना पड़ता था। उनके घर तक पहुंचने में हमें 15 मिनट लगते थे। उस रात गांव के सभी लोग मास्टर जी के घर पर इकट्ठा हुए। गांव के सभी लड़के वहां मौजूद थे। उस रात मेरे बड़े भाई मुझे भी अपने साथ लेकर गए थे। मेरी ही तरह मेरा दोस्त दीपू भी वहां मौजूद था। अब दीपू के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि ये कहानी दीपू से ही संबंधित है। दीपू एक सीधा सादा शांत स्वभाव का लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता। उसकी उम्र मेरी उम्र जितनी थी, करीब 13-14 साल की। उस रात उसके पिता शराब के नशे में उसकी माँ के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे, जो कि रोज की ही बात थी। दीपू के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का, जो कि मेरे बड़े भाइयों का दोस्त था, वो दीपू को अपने साथ वीसीआर में फिल्म देखने के लिए ले आया, ये सोचकर कि आखिर उसके माँ बाप के झगड़ों में दीपू का क्या काम। इसलिए दीपू भी फिल्म देखने आ गया था, लेकिन उसके चेहरे में उदासी छाई हुई थी। शायद वो अपने घर के झगड़ों से परेशान था। खैर, रात के करीब 9 बजे पहली फिल्म दूल्हे राजा लगाई गई। सभी फिल्म देखने में मग्न और खुश थे, मगर दीपू अभी भी उदास बैठा हुआ था। दूल्हे राजा के बाद टीवी और वीसीआर को ठंडा होने देने के लिए बंद कर दिया गया। तब मैं दीपू के पास गया और बोला, चल बाहर चलते हैं। मैं और दीपू बाहर आए। बाहर आंगन में एक बल्ब टिमटिमा रहा था। हम उसी की रोशनी में आंगन के बाहर एक खेत के पास खड़े होकर सुसु करने लगे। तब मैंने दीपू से पूछा, क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों है? तुझे पिक्चर अच्छी नहीं लगी क्या? कितनी कॉमेडी है पिक्चर में, सब हंस रहे हैं, लेकिन तू ही नहीं हंस रहा। क्या बात है, बता। तब दीपू ने कहा, यार आज पापा ने बहुत शराब पी रखी है और वो मम्मी पे आज गुस्सा भी बहुत हो रहे थे। पता नहीं क्यों आज मुझे डर लग रहा है, कहीं मम्मी को कुछ हो गया तो। मैंने दीपू से कहा, अबे चल छोड़ ना यार, ये तो तेरे पापा का रोज का नाटक है। वो अब तक तो सो गए होंगे, भूल जा और पिक्चर देख। उसके बाद दूसरी और तीसरी फिल्म भी लगाई गई। करीब सुबह के 4 बजे तक तीनों फिल्में देखने के बाद हम सभी अपने घर जाने लगे। आधे रास्ते तक तो दीपू हमारे साथ ही आया और फिर नदी को क्रॉस करने के बाद दीपू के घर का रास्ता अलग हो जाता था, तो दीपू अपने रास्ते चल दिया। हमारे घर के लिए जो रास्ता जाता था वो चढ़ाई वाला रास्ता था, तो मैं अपने दोनों भाइयों के साथ हाथ में टॉर्च लिए अपने घर के लिए चल दिया। हमारा घर ऊंचाई में था और वहां से सारा गांव दिखाई देता था। हमारे घर के पीछे एक घना जंगल था। हमारे घर के आसपास दूसरा और कोई घर नहीं था। हम वहां पर एकदम अकेले रहते थे। अब यहां से कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। घर पहुंचकर हम तीनों भाइयों को टॉयलेट जाना था। हम तीनों को ही जोर की लगी हुई थी। मेरा एक बड़ा भाई टॉयलेट में घुसा हुआ था और मैं बाहर खड़ा होकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। हमारा टॉयलेट घर से बाहर आंगन के कोने में था।
जब मैं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, तब मैंने सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत को ऊपर जंगल की तरफ जाते हुए देखा। उसके हाथ में एक गठरी थी। हमारे घर के बगल से ही एक रास्ता ऊपर जंगल में जाता था, जहां दिन के वक्त लोग अपने मवेशियों को घास चराने के लिए ले जाते थे। वो सफेद साड़ी वाली औरत उसी जंगल की तरफ जा रही थी और वो बहुत धीमे धीमे रो रही थी। मेरे हाथ में टॉर्च थी, तो मैंने टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी उस औरत के ऊपर डाली। तब मैंने देखा कि वो औरत दीपू की मम्मी थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी और फिर आंसू पोंछते हुए वो जंगल में चली गई। मैं उन्हें देखकर यही सोच रहा था कि आखिर काकी इतनी रात में जंगल क्यों जा रही थी। मैं दीपू की मम्मी को काकी बुलाता था। तभी हमारे टॉयलेट का दरवाजा खुला। भाई बाहर आया। मैंने वापस जंगल की तरफ देखा। अब मुझे दीपू की मम्मी दिखाई नहीं दे रही थी। वो अंधेरे में उस जंगल में गायब हो चुकी थी। मैं टॉयलेट में घुसा और फ्रेश होकर कमरे में जाकर सो गया। रात भर का जगा होने के कारण मुझे तुरंत ही नींद आ गई और जब मेरी नींद खुली तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे। मैं तुरंत उठा और आंगन में जाकर लोटे से मुंह धोने लगा। मुंह धोते वक्त मेरी नजर नीचे गांव की तरफ गई। मैंने देखा कि दीपू के घर पर पुलिस आई हुई थी और गांव के लोग भी जमा थे। दीपू का घर हमारे घर से काफी दूर था, मगर हमारा घर पहाड़ी के टॉप पर था, तो वहां से दीपू का घर साफ दिखाई देता था। दीपू के घर पर काफी भीड़ लगी हुई थी। मेरी मम्मी और दादी भी आंगन में खड़े होकर दीपू के घर की तरफ ही देख रहे थे। मेरी मम्मी ने दादी से पूछा कि वहां क्या हुआ है। तब मैंने दादी को कहते हुए सुना कि कल रात दीपू की मां ने घर के पीछे एक आम के पेड़ से लटक कर खुद को फांसी लगा ली है। ये बात सुनकर मेरे हाथ से पानी का लोटा नीचे गिर गया। मैं हैरान था क्योंकि सुबह 4 बजे ही तो मैंने दीपू की मम्मी को ऊपर जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने मम्मी और दादी को ये बात बताई तो मम्मी और दादी बोले कि मैंने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि दीपू की मां तो रात में ही मर गई थी। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दीपू की मां को ही ऊपर जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, वो भी एकदम साफ साफ। उस दिन के बाद से दीपू और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, क्योंकि उसकी मां की मौत के बाद वो अपने ननिहाल चला गया था। उसकी मां के मरने के कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी भी मर गए। उसके पिता की मौत एक रहस्य है, क्योंकि उसके पिता की लाश गांव के नदी में कटी फटी हालत में मिली थी। उन्हें किसने मारा इसका किसी को भी पता नहीं चल सका। दीपू का अपना कहने को इस दुनिया में सिर्फ उसकी नानी ही बची थी। अपने ननिहाल में ही रहकर दीपू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बीएड करने के बाद आज वो एक सरकारी टीचर बन गया है। आज वो एक अच्छा जीवन जी रहा है। हमारी कभी कभी फोन में बात हो जाती है। मैंने ये कहानी सुनाने से पहले दीपू से इस बात की परमिशन ली थी। उसे इस कहानी से कोई आपत्ति नहीं थी। इस कहानी की सभी बातें सच्ची हैं, सिवाय दीपू के नाम के। दीपू का असली नाम कुछ और है। जिस गांव की ये कहानी है, उस गांव में हमारा घर अब काफी टूट फूट चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये गांव की कहानी कैसे लगी।